ईसायामा का जन्म हुआ था एक छोटे से टाउन में जिसे घेरा हुआ था बड़े बड़े पहाड़ों ने, और यहीं से जन्म होता है बड़ी बड़ी वॉल्स के कॉन्सेप्ट का। अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उतना ही इंटरेस्टिंग है कि आखिर ये एनीमे बना कैसे। इसीलिए आज मैं तुम्हें पैथ्स के रास्तों से लेकर चलूंगा ईसायामा की मेमोरीज में, बिल्कुल ही ज़ीक और एरन की तरह, ताकि हम साथ में एक्सपीरियंस कर पाए इस कमाल की प्रोसेस को जो कि है द मेकिंग ऑफ अटैक ऑन टाइटन। 29 अगस्त 1986 हीता नाम के एक छोटे से शहर में जन्म होता है एक बच्चे का जिसका नाम था हाजिमे ईसायामा। पर दोस्तों, ये कोई ऑर्डिनरी शहर नहीं था। हीता टाउन एक घाटी में बसा हुआ टाउन था जो कि चारों तरफ से बड़े बड़े माउंटेन से घिरा हुआ था। अब इमेजिन करो कि बचपन से तुम ऐसी जगह पर रहे हो जहाँ पर आसपास बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और जहाँ ऐसा लगता है कि दुनिया सिर्फ यही तक है, बाहर कुछ नहीं। ईसायामा अपने एक इंटरव्यू में खुद को चाइल्ड एरन बुलाते हैं क्योंकि ये बड़ी बड़ी माउंटेन्स उनके लिए बड़ी बड़ी वॉल्स की तरह थी और लगता था जैसे बाहर की दुनिया बहुत ही खतरनाक है या फिर बाहर की दुनिया में क्या है इसका इन्हें कोई आइडिया ही नहीं। बचपन से लेके बड़े होने तक ईसायामा अपने होम टाउन हीता में ही रहे। जिन बच्चों के साथ ईसायामा ने प्री स्कूल में पढ़ाई करी थी उन्हीं बच्चों के साथ वो ग्रेजुएट भी हुए। जैसा कि मैंने बताया कि टाउन काफी छोटा था, तो सेम चेहरे सेम लोग जिनसे एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं। और यहीं से शुरुआत होती है ईसायामा के असली स्ट्रगल की। वो खुद एडमिट करते हैं कि उन्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। स्कूल में स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक्स हो या पब्लिक स्पीकिंग हो, उन्हें हर चीज में ऐसा फील होता था कि सभी लोग उनसे बेटर हैं। ईसायामा अपनी बॉडी को लेकर भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे। जैसा कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि आई वॉज अ लेट ब्लूमर, यानी कि ईसायामा की ग्रोथ फिजिकली और मेंटली दोनों ही अपनी उम्र से काफी लेट हुई। वो बचपन में काफी कमजोर थे, पतले थे और ये सारी चीजें उन्हें बड़ी परेशान करती थी। और यही वो वजह थी कि आगे चलकर अटैक ऑन टाइटन सीरीज में फीमेल कैरेक्टर को काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी कैरेक्टर को उसके फिजिकल डिसएडवांटेजेस की वजह से कमजोर दिखाया जाए। उन्हें तो खुद पर ये तक डाउट था कि वो एक एवरेज जिंदगी जी भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो वैसे ही हर चीज में बिलो एवरेज हैं। शुरुआत से ही ईसायामा को मांगा पढ़ने और ड्रॉ करने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो अपने फ्री टाइम में स्केचेस बनाया करते थे। और एक दिन जब वो अपने यही स्केचेस अपने डैड को दिखाते हैं तब उन्हें एक बड़ा झटका लगता है, जहाँ उनके डैड ये क्लियरली बोलते हैं कि ये ड्रॉइंग्स इतनी खराब है कि तुम मांगाका कभी नहीं बन पाओगे। और पहले से ही अंडर कॉन्फिडेंट लड़का जब अपने पैशन के बारे में ये चीज सुनता है तब उसे मन ही मन बहुत बड़ा झटका लगता है। मिडिल स्कूल में आते आते एकेडमिक्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, लेकिन ईसायामा का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। छोटा शहर होने की वजह से उनकी बैच में केवल 40 बच्चे ही थे और मिडिल स्कूल में आते आते बच्चों ने एक दूसरे को डेट करना चालू कर दिया था। और ये चीज देखकर ईसायामा को बड़ी घिन आती थी, क्योंकि उनके हिसाब से ये कुछ सेम बच्चे ही बचपन से पढ़ते पढ़ते उनके साथ मिडिल स्कूल तक आए हैं, तो अब तक उनका रिश्ता टेक्निकली भाई बहन की तरह हो जाना चाहिए था। ये लोग आखिर एक दूसरे को डेट भी कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद जूनियर हाई में ईसायामा का एक दोस्त बनता है जो कि सेगा का एक बहुत ही बड़ा फैन बॉय था और वही उन्हें ओताकू कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाता है। और यहीं से ईसायामा की लाइफ थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी थी। धीरे धीरे ईसायामा को भी मांगा और वीडियो गेम्स इतने पसंद आ गए कि वो अब उनके लिए एस्केप बन चुका था, जिसकी मदद से वो रियलिटी को साइड में रखकर कुछ देर के लिए शांति से एंजॉय कर पाते थे। और धीरे धीरे उन्हें गेम्स और मांगा की दुनिया असल दुनिया से भी ज्यादा पसंद आने लगती है, जिस वजह से अपनी अर्ली लाइफ का एक बड़ा हिस्सा ईसायामा ने डिप्रेशन और एंजाइटी में बिताया है। इनफैक्ट जब वो अपने अटैक ऑन टाइटन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो वो अपनी इसी नेगेटिव एनर्जी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टोरी में चैनल कर पाते थे। ईसायामा ने अपने बचपन में बहुत बार सोचा कि वो अपने घर और इस छोटे से टाउन को छोड़कर कहीं बाहर निकल जाए और असली फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर पाए। और यही वो कारण था कि स्टोरी में बचपन में आर्मिन और एरिन चाहते थे कि वो इन बड़ी बड़ी दीवारों से बाहर निकलकर असली दुनिया देख पाए। और एग्जैक्टली यही सोच ईसायामा की भी थी अपने बचपन में, जहाँ उनके छोटे से टाउन को बिल्कुल ही शिंगानशिना की तरह बड़े बड़े माउंटेन्स ने घेर रखा था। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है 2006 में, जब केवल 20 साल की उम्र में ईसायामा अपने छोटे से टाउन हीता को छोड़कर टोक्यो आ जाते हैं एक मांगा आर्टिस्ट बनने का सपना लेकर। लेकिन जब उन्हें रियलिटी चेक मिलता है तो वो बिल्कुल ही अलग था। वो क्यूशू डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में मांगा डिजाइनर का कोर्स करते हैं और पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम इंटरनेट कैफे पर नौकरी किया करते थे। हालांकि ईसायामा की फैमिली उनके मांगा का बनने के सपने के सख्त खिलाफ थी और इसीलिए वो इंटरनेट कैफे में जॉब करते थे कुछ पैसा कमाने के लिए। लेकिन ये जॉब बिल्कुल भी इजी नहीं थी। एक बार एक पिया हुआ बंदा उनके कैफे पर आता है और वो ईसायामा से लड़ाई करने लगता है। वो इतना बड़ा, ताकतवर और अग्रेसिव था कि ईसायामा को उससे बहुत डर लग रहा था। ईसायामा अपनी गलती को मानते हुए बात को ठंडा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बंदा नशे में उनकी कॉलर पकड़ लेता है और मारपीट करने लगता है। और इतनी सीरियस और डरावनी सिचुएशन में ईसायामा को समझ में आता है कि इस दुनिया में इंसानों से डरावना और कुछ भी नहीं है। और इसी माइंड
माइंडलेस और अग्रेसिव बंदे की वजह से टाइटन्स को भी वो अतरंगी चाल और अग्रेसिव नेचर मिलता है। और यहाँ पर एक फन फैक्ट, अगर अटैक ऑन टाइटन सक्सेसफुल नहीं होता तो इसायामा हमेशा के लिए एक इंटरनेट कैफे पर ही काम करना चाहते थे। असाइनमेंट के लिए इसायामा को टोक्यो के पब्लिशर को अपना वर्क सबमिट करना था, और क्योंकि टोक्यो में अकेले ट्रैवल करना थोड़ा महंगा पड़ जाता है, इसलिए वो अपने इंस्टीट्यूट के दोस्तों के साथ आते हैं ताकि ग्रुप ट्रैवल करने में थोड़े पैसे बच सके। और इस असाइनमेंट के लिए वो बनाते हैं अटैक ऑन टाइटन की वन शॉट मांगा, जो कि 65 पेजेस की थी। लेकिन इस वन शॉट मांगा का नाम था टाइटन्स वर्सेस ह्यूमैनिटी, और इसके वर्ल्ड की सेटिंग भी बहुत अलग थी। जैसे कि ह्यूमैनिटी यहाँ पर वॉल से नहीं बल्कि बड़े बड़े पेड़ों से सराउंडेड थी, और टाइटन्स का ओरिजिन ymir नहीं बल्कि एक रिलीजियस कल्ट था। ऊपर से मेन कैरेक्टर का नाम भी एरन यीगर नहीं नूरा कोमो था, लेकिन उसके ट्रांसफॉर्मेशन वाली पावर बिल्कुल एरन के जैसे ही थी। साथ ही इसायामा फाइट सीन्स को बहुत रियलिस्टिक रखना चाहते हैं, ना केवल इस वन शॉट मांगा में, बल्कि उनका मानना था कि मैं अपनी स्टोरी में हमेशा रियलिस्टिक फाइट सीन्स रखना चाहता हूँ, जिससे एक्चुअल में कोई मारा जा सकता है, बिल्कुल लॉजिकल मूव्स। जब इस असाइनमेंट को इसायामा टोक्यो लेकर पहुंचते हैं तब उन्हें रियलिटी चेक मिलता है, और उन्हें ऑलमोस्ट सभी ने रिजेक्ट कर दिया था। हर एक एडिटर ने उनसे एक ही बात बोली थी कि स्टोरी लाइन तो अच्छी है लेकिन स्केचेस बड़े खराब हैं। इनफैक्ट वीकली शोनेन मांगा ने तो ये तक बोल दिया था कि तुम्हारी स्टोरी और स्केचेस हमारी मैगजीन के लिए बहुत ज्यादा डार्क है, इसीलिए तुम्हारे आर्ट स्टाइल को चेंज करके स्टोरी की थीम को थोड़ा लाइट करो। ये सुनते ही इसायामा ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी यूनिक स्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। उनका सेल्फ एस्टीम इतना ज्यादा लो हो गया था कि जब एक एडिटर ने फाइनली स्टोरी में इंटरेस्ट दिखाया तो इसायामा ये सोचने लगे कि आखिर इस बंदे के साथ दिक्कत क्या है, आखिर क्यों ये बंदा मेरी स्टोरी में इंटरेस्ट दिखा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ शिनतारो कावाबुको की, जो कि कोडांशा में एक नए एडिटर थे। उन्हें इसायामा की अजीब सी ड्राइंग्स में पावर फील हुई। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में साफ साफ कहा था कि मुझे इसायामा की ड्राइंग्स में पावर फील होती थी, साथ ही गुस्सा और नफरत उनकी ड्राइंग्स में भरी पड़ी है। जब कावाबुको ने अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी को पढ़ा, उन्होंने सजेस्ट करा कि इस स्टोरी को यहीं पर ड्रॉप कर दो और इसकी जगह मैगजीन के ग्रैंड प्राइज को जीतने की सोचो। उनका मतलब था कि अटैक ऑन टाइटन जैसी नई स्टोरी को साइड में रखो और कुछ नॉर्मल या फिर स्टैंडर्ड स्टोरी पर काम करो, जिसके बाद आने वाले 2 सालों तक इसायामा वही करते हैं जो कि कावाबुको ने उनसे करने को कहा था। वो बिल्कुल ही नई स्टोरी पर काम करते हैं, एक नए वर्ल्ड की सेटिंग, नए कैरेक्टर्स, नया डिजाइन, लेकिन सब कुछ स्टैंडर्ड तरीके से, कुछ भी यूनिक नहीं। इस दौरान उन्होंने 2 नई मांगास पब्लिश करी, जिनमें पहली थी हार्ट ब्रेक 1, जिसका प्लॉट बिल्कुल ही सिंपल और सरल था और आर्ट वर्क भी बिल्कुल ही नॉर्मल था। और उसके बाद पब्लिश करी ऑर्स नाम की मांगा, जो कि हार्ट ब्रेक 1 की ही तरह सिंपल और सरल स्टोरी को फॉलो करती है, लेकिन इसके कैरेक्टर डिजाइन्स थोड़े यूनिक और डिफरेंट थे। और इन दोनों मांगा के रिजल्ट्स कुछ ऐसे थे कि दोनों मांगा ने ही अवार्ड जीत लिए। हार्ट ब्रेक 1 को मिलता है स्पेशल इंकरेजमेंट अवार्ड और ऑर्स को मिलता है वीकली शोनेन मैगजीन न्यू कमर प्राइज। लेकिन यहाँ पर आयरनी देखो ऐसी हुई कि ऑर्स को वर्स्ट आर्ट इन अवार्ड हिस्ट्री के नाम से जाना गया। जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो, इसका आर्ट स्टाइल बड़ा ही यूनिक था और 2007 आर्ट के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बहुत ही फ्रेश चीज थी। और इस पॉइंट पर इसायामा को रियलाइज हुआ कि एक एवरेज मांगा बनाने में कोई किक नहीं मिलती है। असली मजा ऐसी स्टोरी लिखने में है जो कि राइटर का दिल चाहे। जिसके बाद टाइमलाइन आगे बढ़ती है 2009 में। जब इसायामा की 2 मांगास बैक टू बैक अवार्ड जीत चुकी थी, तब कावाबुको एक दिन रैंडमली बोलते हैं कि अब सही टाइम है तुम्हारी अटैक ऑन टाइटन मांगा को सीरियलाइज करवाने का। और ये सुनते ही हमारी तरह इसायामा भी शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन इसायामा एक्साइटेड भी थे क्योंकि फाइनली उन्हें ऐसा काम करने को मिल रहा था जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। जिसके बाद इसायामा ने और 6 महीनों का ब्रेक लिया और पूरा टाइम लगा दिया केवल स्टोरी बोर्ड सोचने में। इस पूरे टाइम में उन्होंने कुछ भी ड्रॉ नहीं करा। ये इतना बड़ा पॉज केवल अपनी स्टोरी को बेहतर बनाने के लिए था। वर्ल्ड बिल्डिंग हो या फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट या फिर प्लॉट प्रोग्रेशन, हर चीज को उन्होंने इन डेप्थ और डिटेल में सोचा। अपने एक इंटरव्यू में इसायामा बताते हैं कि शुरुआत में उन्होंने केवल टाइटन्स की स्टोरी और रियलिस्टिक फाइट्स पर ही फोकस करा था। स्टोरी के कैरेक्टर्स और कैरेक्टर डेवलपमेंट पर उन्होंने शुरुआत में ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि कैरेक्टर्स के अंदर वॉर या फिर टाइटन से भी ज्यादा डेप्थ छुपी है और एक कैरेक्टर कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है ये बात उन्हें बाद में पता चली। सेम इंटरव्यू में इसायामा ये भी एडमिट करते हैं कि वो कैरेक्टर्स को ड्रॉ करने में बहुत बेकार हैं, लेकिन इसके साथ उनकी एक और फिलॉसफी भी थी कि एक आर्ट स्टाइल का यादगार होना जरूरी है, भले ही वो इतना बुरा हो कि यादगार हो जाए, लेकिन यादगार होना जरूरी है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आर्ट
को इम्प्रूव करने के लिए 2 नए असिस्टेंट्स भी हायर करे थे, जिनका नेम तो पब्लिक नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि मांगा का आर्ट स्टाइल कैसा भी हो, अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी टॉप नॉच है। जिसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है सितंबर 9, 2009 में, जब फाइनली बिसात्सु शोनेन मैगजीन के फर्स्ट इशू में अटैक ऑन टाइटन सीरियलाइज होता है। और इसी के साथ मात्र 23 साल की उम्र में इसायामा का सपना सच होने लगा था। लेकिन उनकी एंजाइटी और डिप्रेशन ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो हर चैप्टर को पब्लिश करने के बाद कॉन्स्टेंटली इंटरनेट पर जाते थे और बार बार रिफ्रेश करके फैंस के रिएक्शंस पढ़ा करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं इसायामा से रिलेट कर सकता हूँ। लेकिन आगे चलकर इंटरव्यू में इसायामा ऐसी हरकतों को फेटल मिस्टेक बताते हैं। इनिशियली इसायामा का प्लान ये था कि शुरुआती कुछ वॉल्यूम्स में ही इस स्टोरी को खत्म कर देंगे, और यही वो कारण था कि हम वॉल्यूम 2 में देखते हैं कि एरिन को एक टाइटन खा लेता है। एंड आई एम डैम श्योर कि तुम सभी लोग उस टाइम शॉक हो गए होगे, क्योंकि सभी का रिएक्शन सेम था जब वॉल्यूम 2 पब्लिश हुई थी। लेकिन बाद में ऑडियंस की कमाल की सपोर्ट की वजह से स्टोरी को थोड़ा और स्ट्रेच करा गया और डिटेल में बनाया गया। इसायामा और कावाकुबो का रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस का था, क्योंकि इसायामा अपना मोस्टली काम अपने होम टाउन से करा करते थे और कावाबुको टोक्यो में कोदांशा से ऑपरेट करते थे। जब कावाकुबो को कोई डाउट होता था तब उनके कॉल्स घंटों घंटों चलते थे। इसायामा ये भी एडमिट करते हैं कि सारी सक्सेस का क्रेडिट उन्हें अकेले ही मिलता है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब भी वो कोई गलती करने वाले होते थे स्टोरी में, तब कावाकुबो उन्हें रोक देते थे और वापस ड्रॉ करने के लिए कहते थे। ऐसा ही एक किस्सा उन्होंने बताया था वॉल्यूम 22 के साथ, जब पूरी वॉल्यूम में ही इसायामा ने बहुत गलतियां कर दी थी और उसकी वजह से आगे की स्टोरी में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती थी। तब कावाकुबो की ही वजह से, उनकी एडवाइस की वजह से इसायामा उस पूरे वॉल्यूम को रीड्रॉ करते हैं। अगस्त 2009 में रिलीज हुई ये मांगा 2011 और 12 आने तक अब पॉपुलर होने लगी थी। जापान के बाहर तो नहीं, लेकिन कंट्री के अंदर अब अटैक ऑन टाइटन के बहुत सारे फैंस हो गए थे और उस टाइम तक मांगा की 1 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी थी। जिसके बाद आता है अटैक ऑन टाइटन की पॉपुलैरिटी में एक बहुत बड़ा बूम, जब 2013 में इस फ्रेंचाइज का एनिमे अनाउंस होता है। लेकिन एनिमे आखिर बनाएगा कौन? आखिर कौन सा स्टूडियो इसायामा की डार्क थीम्स को परफेक्टली पोर्ट्रे कर पाएगा? ये डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इसीलिए कोडांशा, जिसके पास अटैक ऑन टाइटन के सारे लीगल राइट्स थे, वो जाती है प्रोडक्शन कमेटी के पास। और ये प्रोडक्शन कमेटी, इसके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं और अगर किसी भी स्टोरी को एनिमे बनाना है तो उन्हें पहले प्रोडक्शन कमेटी से परमिशन लेनी पड़ती है और बाद में स्टूडियो सिलेक्शन में भी इस कमेटी का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए कोडांशा और प्रोडक्शन कमेटी साथ मिलकर ढूंढते हैं बेस्ट स्टूडियो जो कि अटैक ऑन टाइटन की एनर्जी को अच्छे से पोर्ट्रे कर पाए। उन्होंने उस टाइम के टॉप एनिमेशन स्टूडियोज को अप्रोच करा, लेकिन जितने भी टॉप के स्टूडियोज थे सभी ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने से मना कर दिया, क्योंकि किसी को वर्कलोड का डर था और कोई स्टूडियो इस स्टोरी की डार्क थीम को मैच नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद फाइनली एक नाम शॉर्टलिस्ट होता है, विट स्टूडियो। और ये स्टूडियो नया नया ही फॉर्म हुआ था। असल में एक प्रोडक्शन आईजी नाम का स्टूडियो के पुराने एनिमेटर्स मिलकर बनाते हैं खुद का नया स्टूडियो, जिसका नाम है विट स्टूडियो। और इस स्टूडियो के एक्सपीरियंस्ड एनिमेटर्स को देखकर ये डिसाइड किया जाता है कि विट स्टूडियो ही इस स्टोरी को एनिमेट करेगा। 2013 में अटैक ऑन टाइटन का पहला सीजन लॉन्च होता है, जहां पर तारीफ करना पड़ेगी कि विट स्टूडियो ने कितना फ्लॉलेसली 2D और 3D एनिमेशन को आपस में ब्लेंड करा है। हाई इंटेंसिटी एक्शन सीन्स और बिल्कुल वैसी स्टोरी टेलिंग जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में है। ये बात तो हम सभी को माननी पड़ेगी कि 2013 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अटैक ऑन टाइटन का सीजन 1 बहुत ज्यादा ही एडवांस था। मतलब एक न्यू व्यूअर बता ही नहीं सकता कि इसका सीजन 1 2013 में बना था। सीजन 1 के पब्लिश होते ही मांगा सेल्स एक्सप्लोड कर गई। मर्चेंडाइज और फैन बेस अब कुछ ही समय में पूरी दुनिया में फैल गया था। केवल इसके सीजन 1 की वजह से रातों रात इसकी मांगा मैसिव ग्लोबल हिट बन गई और बहुत कम टाइम में पूरी दुनिया में इसे पॉप कल्चर का पार्ट बना दिया। और उसके ठीक बाद से ही अटैक ऑन टाइटन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और बेस्ट सेलिंग फ्रेंचाइज में गिना जाने लगा। सीजन 1 ड्रॉप होने के मात्र 1 साल के अंदर मांगा सेल्स सीधा 30 मिलियन कॉपीज को पार कर जाती है और 2014 के नवंबर तक 45 मिलियन का आंकड़ा भी क्रॉस कर लेती है। पहले सीजन से ही फैंस की सुनामी आ जाती है। हर जगह अटैक ऑन टाइटन के कॉस्प्लेज होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसका ओपनिंग थीम सॉन्ग ग्यूरेन नो यूमिया नॉन एओटी फैंस का भी फेवरेट बन गया। साथ ही साथ लीवाई का कैरेक्टर सीजन 1 से ही सुपरस्टार बन गया था। और फाइनली वो टाइम आ जाता है जब वन पीस, जो कि पिछले 5 सालों से टॉप मांगा सेल्स के मामलों में नंबर 1 पे बना हुआ था, फाइनली उसे नंबर 2 पर आना पड़ता है अटैक ऑन टाइटन की पॉपुलैरिटी की वजह से। और इसी वजह से विट स्टूडियो को कई सारे अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे कि एनिमे ऑफ द ईयर, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट साउंड डायरेक्शन एटसेट्रा। 2014-15 तक अटैक ऑन टाइटन कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़
चुका था और फैंस के दिलों में एक स्पेशल जगह बना चुका था। जिसके बाद टाइमलाइन आगे बढ़ती है 2017 में, जब सीजन 2 को भी अगेन विट स्टूडियो ही एनिमेट करता है, जहां हम सीजन 1 में कमाल का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, पावर सिस्टम और पॉलिटिक्स को देखते हैं, जहां इंसान टाइटन से लड़ते थे। वहीं सीजन 2 की सेटिंग थी टाइटन्स वर्सेस टाइटन्स। जब हमें स्टोरी लाइन और अच्छी तरीके से समझ में आने लगती है, हमें पता चलता है दीवारों के अंदर टाइटन का राज, एक मिस्टीरियस बीस्ट टाइटन, और दीवारों के अंदर की पॉलिटिक्स जानने को मिलती है ymir और हिस्टोरिया की बैक स्टोरी से। और डैम वो कमाल का सीन जब राइनर और बर्थोल्ड रिवील करते हैं कि वो टाइटन शिफ्टर्स हैं। 2017 में आए सीजन 2 की वजह से अगेन मांगा की पॉपुलैरिटी एक बड़ा जंप मारती है और 45 मिलियन से सीधा 90 मिलियन कॉपी सेल कर देती है। जिसके बाद टाइमलाइन आगे बढ़ती है 2018-19 में, जब एक बड़ी सफलता के बाद विट स्टूडियो पब्लिश करता है सीजन 3, और सीजन 3 को 2 पार्ट्स में रिलीज करा गया था। पूरा सीजन 3 बहुत इमोशनल और मजेदार था। वैसे तो सारे ही सीजन्स थे, बट स्पेशली सीजन 3, क्योंकि इसमें हमें कमांडर एरविन की स्पीच देखने को मिलती है, लीवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन देखने को मिलता है, लीवाई की बैक स्टोरी देखने को मिलती है, बेसमेंट का राज जानने को मिलता है। स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग के मामले में बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सीजन है। और चेरी ऑन द केक था कंसिस्टेंटली अच्छे एनिमेशंस। पहले 3 सीजन्स के लिए जो विट स्टूडियो ने एनिमेशंस दिए थे वो बहुत आइकॉनिक थे, स्पेशली जहां पर ओडीएम गियर वाले सीन्स होते थे। कमाल के कैमरा एंगल्स, टॉप नॉच डायरेक्शंस और वो जो फ्लैशी एक्शन सीन्स थे, ऑडियंस जस्ट लव्ड इट। लेकिन जब सब कुछ सही लग रहा था, तभी विट स्टूडियो फाइनल सीजन एनिमेट करने से ही मना कर देता है। जैसे ही ये खबर पब्लिक हुई कि विट स्टूडियो अब इस सीरीज को एनिमेट नहीं करेगा, पूरा फैंडम डिसअपॉइंट हो गया था, निराश हो गया था, हताश हो गया था, क्योंकि विट स्टूडियो का एनिमेशन स्टाइल अब इस सीरीज की पहचान बन चुका था और उसे चेंज कर देने के बारे में लोग इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे। हालांकि फैंस ये भी समझ पा रहे थे कि विट एनिमेटर्स के लिए इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और ये भी समझ रहे थे कि खराब कंडीशंस में काम करने से बेहतर है सीरीज को छोड़ देना, ताकि फाइनल सीजन की क्वालिटी मेंटेन रहे। जिसके बाद विट स्टूडियो ने पब्लिकली आके बताया और समझाया कि आखिर वो इस सीरीज से विड्रॉ क्यों कर रहे हैं। मेन रीजन तो यही था कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल और उससे भी ज्यादा ओवर वर्कलोड, जो कि विट स्टूडियो के छोटे से स्टाफ के लिए बहुत ज्यादा था। तुम यकीन नहीं करोगे, उनके पास केवल 34 एम्प्लॉइज थे 2018 के एंड तक, जब उन्होंने सीजन 2 कंप्लीट कर दिया था। इतनी छोटी टीम इतने बड़े वर्कलोड को हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने एक बहुत मैच्योर डिसीजन लिया इस सीरीज को छोड़ने का, ताकि सीरीज की क्वालिटी पर कोई फर्क ना पड़े। जिसके बाद कोडांचा फिर से निकल पड़ता है एनिमेशन स्टूडियो की तलाश में, और उसे मिलता है मापा स्टूडियो। मापा एनिमेशन स्टूडियो एक बड़ा स्टूडियो है जिसके पास मैन पावर और रिसोर्सेज विट स्टूडियो से कहीं ज्यादा है, और इसलिए उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा थी। बहुत कम टाइम में वो हाई इंटेंसिटी एक्शन सीक्वेंस बना सकते थे बिना क्वालिटी में कोई गिरावट के। और क्योंकि मापा इनुयाशिकी और जेजेके जैसे एनिमेस को भी एनिमेट कर चुका है, स्टूडियो के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ग्रिटी और डार्क सीन्स को एनिमेट करने का। मापा के अलावा भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, लेकिन कोई भी स्टूडियो अटैक ऑन टाइटन जैसे बड़े टाइटल को एनिमेट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि उसके फाइनल सीजन पर प्रेशर और फैंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। क्योंकि फाइनल सीजन पूरा एक्शन पैक्ड है, वॉर सेंट्रिक है और पूरी डार्क थीम पर बेस्ड है, इसीलिए कोडांचा फाइनलाइज करता है मापा एनिमेशन स्टूडियो को। यहाँ पर एक फन फैक्ट ये है कि मापा अपने सॉफ्टवेयर और एनिमेशन टेक्निक्स में ऐसे कुछ एडवांस्ड टूल्स यूज करता है जिससे एनिमेशंस और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि विट स्टूडियो की जगह अब मापा टेक ओवर कर रहा है सीरीज को, तो लोगों के बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस थे। कुछ लोगों को विट का एनिमेशन स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद था और मापा की एंट्री से वो दुखी थे। वहीं दूसरी तरफ कई लोग मापा के एनिमेशन स्टाइल की तारीफ कर रहे थे, खासकर जो ट्रेलर के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई दे रही थी, उससे कई लोग मापा के फेवर में आ गए थे। एक सर्वे के हिसाब से फाइनल सीजन की एनिमेशन क्वालिटी पर 70% फैंस ने पॉजिटिव फीडबैक दिया था, बाकी के 30% फैंस वही नॉस्टैल्जिक विट स्टाइल के एनिमेशन चाहते थे। अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स में जाकर मुझे बताओ कि तुम्हें पर्सनली कौन से स्टूडियो के एनिमेशन ज्यादा पसंद है। कोई बायस्ड ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पर्सनली रॉ एंड रियल क्या पसंद है मुझे कमेंट्स में बताओ। जिसके बाद अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन ड्रॉप होता है दिसंबर 7, 2020 में। लेकिन फाइनल सीजन के भी 3 पार्ट्स थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और द फाइनल चैप्टर, जिसमें पार्ट 1 ड्रॉप हुआ था 2021 में। 2022 में पार्ट 2 को रिज्यूम करा गया और जो फाइनल चैप्टर 2023 में रिलीज होना था, आगे चलकर उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि वैसे तो सेम ईयर में ही रिलीज हुए थे 2023 में, और उनके बीच में लगभग 6 महीने की गैप थी। लेकिन जब अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन ड्रॉप हुआ, मुझे अच्छे से याद है पूरी एनिमे कम्युनिटी में लिटरल हंगामा मच गया था और फैंस का एक्साइटमेंट पीक पर था।
था। भले ही मिक्स्ड रिएक्शंस चल रहे थे विट और मापा के चेंज की वजह से कि कहीं एनिमेशन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगी। कई लोगों ने मापा के हार्डवर्क को भी अप्रिशिएट करा क्योंकि उन्होंने एक्सट्रीम डेडलाइंस में भी स्टोरी को अच्छा खासा जस्टिस दिलाया है। सोशल मीडिया पर आर्ग्यूमेंट्स, मीम्स, इमोशनल रिएक्शन सब कुछ ट्रेंड कर रहा था और इस फाइनल सीजन के ही दौरान मांगा का भी एंड हो जाता है चैप्टर नंबर 139 पर, जिसका नाम था टुवर्ड द ट्री ऑन दैट हिल। इसायामा ने थॉट प्रोवोकिंग और एक बहुत ही बोल्ड एंडिंग लिखी थी जिसने फैंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कुछ लोगों को क्लोजर मिला और कुछ लोग उसकी एंडिंग पर डिबेट कर रहे थे, लेकिन एक बात से सभी एग्री करते हैं कि अटैक ऑन टाइटन ने स्टोरी टेलिंग, एनिमेशन और फैंडम कल्चर में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट कर दिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि एंडिंग चाहे कैसी भी हो, लेकिन इस एनिमे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था।